प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय से मिलते रहें। चलिए, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में अब हम लोग आ चुके हैं यकृत पे। ठीक है, हम इन सब भागों के बारे में पहले पढ़ चुके थे। हम लोग अब यकृत के बारे में जानते हैं, यानी लीवर के बारे में जानते हैं। लीवर का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले देखते हैं लीवर ये कहाँ रहता है। तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, देखना ना, ये लाल ग्रंथि दिख रहा है और ये देखिए यकृत। ये लगभग कितना होता है, तो 1.5 kg का होता है, जो उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में व्यवस्थित रहता है। उदर गुहा कौन सा भाग हुआ, यहाँ से यहाँ तक ना, उदर गुहा जो आपको स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जो बताए थे, उसके उसमें बहुत सारी कैविटी होती है ना। उदर गुहा के दाहिने तरफ, आपके दाहिने हाथ की तरफ में रहता है लीवर, है ना। यह व्यवस्थित रहता है। इसके अंदर क्या होता है, तो यकृत की कोशिकाओं से पीत का स्त्राव होता है। यहाँ से क्या स्त्राव होता है, पीत का। ठीक है, आपको बता रहे थे ना कि यकृत से किसका स्त्राव होता है, पीत का। तो अगर पीत की बात करें तो पीत जो होता है गाढ़े रंग का होता है। ठीक है, गाढ़ा होता है तथा हरा रंग का, हरा रंग का, है ना, हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। आपको बता चुके थे क्षारीय होता है, कड़वा होता है। ठीक है, ये क्षारीय द्रव होता है। पीत क्या होता है, तो हरा रंग का क्षारीय गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, और इसमें कोई इंजाइम नहीं होता है, ये इंजाइम नहीं होते हैं। इसका कार्य क्या होता है अभी आपको इसमें लिख के बता देते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा जान लेते हैं ये पीत का स्त्राव जो होता है ये कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। और वो कहाँ संचित होता है, तो वो पीत की थैली में। ठीक है, पीत की थैली, यानी इसको पित्ताशय भी कहा जाता है। पीत की थैली को हम लोग पित्ताशय के नाम से भी जानते हैं। तो इस थैली में इसका संचय होता है। ठीक है, अब यकृत से क्या होती है कि बहुत सारी नलिकाएं निकलती हैं, छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है। उस नलिकाओं को क्या कहते हैं, उस नलिकाओं को कहते हैं यकृत नलिकाएं। यकृत नलिकाएं, ठीक है, यकृत नलिकाएं कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो यकृत नलिकाएं क्या होती है, तो यकृत नलिकाएं और जो आपका ये पित्त की थैली जो है, यानी पित्ताशय जो है, वहां से जो नली निकलती है, उन दोनों को जोड़कर मूल मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करती है। मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करती है। कहने का मतलब मूल पित्त वाहिनी जो होता है, जो क्या करता है कि जो पित्ताशय में संचित जो आपका पीत है, उसको कहाँ तक ले जाता है, तो अमाशय में पहुंचाता है। देख रहे हैं ना, ये पतला सा नली जो यहाँ आ रहा है, यही है ये आपका मूल पित्त वाहिनी। ठीक है, अब देखते हैं कि पीत का क्या कार्य होता है, उसको यहाँ लिख देते हैं। तो पीत की बात करें तो पीत का 2 कार्य होता है। 2 प्रमुख क्या कार्य होते हैं, तो पहला कार्य क्या है कि पीत अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट करके उसे क्षारीय बनाता है। ठीक है, तो अमाशय से जो ग्रहणी होता है, ग्रहणी देख रहे हैं ना यहाँ, इसका पहला भाग जो होता था, ठीक है, ग्रहणी में जब आता है तो वहां पे जो अमाशय से जो ग्रहणी में, यानी कि ग्रहणी क्या होता है, तो छोटी आयत का सबसे पहला भाग जो होता है ना, ग्रहणी, तो उसमें आया होता है। तो उसकी अम्लीयता को क्या करता है, पीत नष्ट करता है और उसे क्षारीय बनाता है, ताकि अग्न्याशयी रस की एंजाइम उस पर कार्य कर सके, ताकि अग्न्याशयी रस के जो एंजाइम है इस पे क्या कर सके, कार्य कर सके। दूसरा कार्य क्या है कि पीत के लवणों की सहायता से, पीत में लवण होगा ना, कड़वा होता है, से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है। ठीक है, तो विखंडन हो जाता है भोजन के वसा का, उसके फैट का, ताकि वसा को तोड़कर क्या है कि उस पर एंजाइम आसानी से क्रिया कर सके, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो उस पर आसानी से कार्य कर पाए, इसलिए क्या करता है पीत, तो उसका विखंडन कर देता है भोजन के वसा का। और दूसरा कार्य क्या करता है कि अम्लीयता को नष्ट करता है। अमाशय में देखते हैं ना, HCl रहता है ना, अम्लीयता लगभग 1 के बराबर होती है, तो उस अम्लीयता को वो नष्ट करता है पीत। ठीक है, कहाँ पे, तो ग्रहणी के पास। ठीक है, अगला है आपका अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। अग्न्याशय दिख रहा है ना, ये यहाँ पे, ये अग्न्याशय दिख रहा है ना, यहाँ यहाँ पे। ठीक है, ये अग्न्याशय होता है। तो आपको पता है ना कि अग्न्याशय से क्या निकलता है, तो अग्न्याशय रस निकलता है ना। आपको बताए थे ना, अग्न्याशय रस निकलता है। ठीक है, तो ये अग्न्याशय के बारे में देखते हैं। तो अग्न्याशय क्या होता है कि अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेर घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रंथि होती है जो ग्रहणी को घेरे रखता है। ये जो देख रहा है ना यहाँ पे, ये ग्रहणी है ना, तो ये जो सी शेप में यहाँ ग्रहणी होती है, उसको ये घेरे रहता है। ठीक है, जो अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, पेनक्रियाज कहलाता है यहाँ पे। ठीक है,
ये ग्रहणी को घेरे रहता है। ठीक है, ये पेनक्रियाज कहलाता है। अब देखिए इसमें से बहुत ही छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है। किससे? अग्नाशय से बहुत ही छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है और वो नलिकाएं आपस में जुड़कर एक बड़ी नलिका का निर्माण करते हैं, जिस नलिका को हम लोग कहते हैं अग्न्याशयी अग्न्याशयी वाहिनी, है ना। ये क्या करता है? तो ये अग्नाशय में बनने वाले जो अग्नाशयी रस है उसका इसी नलिका के द्वारा वो आगे बढ़ता है। तो वो आगे कहाँ बढ़ता है? तो वो आपके ग्रहणी में पहुंचता है, यानी कि छोटी आंत का पहला भाग जो था उसमें पहुंचता है। ठीक है, वहां पे इसका पहला भाग खुलता है। किसका? अग्नाशयी वाहिनी का आगे का भाग किसमें मिलता है? आके ग्रहणी में मिलता है, यानी कि इसके द्वारा अग्नाशयी रस स्थापित होता है। कहाँ पे? ग्रहणी में। ठीक है, समझिए ना, ग्रहणी में होता है। अब देखिए अग्नाशयी वाहिनी से जो अग्नाशय रस निकलता है तो उसमें क्या क्या होते हैं? तो उसमें एंजाइम्स की बात करें अग्नाशयी रस में, तो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम होता है? तो पहला आपका होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ठीक है। दूसरा होता है आपका इमाइलेज। तीसरा एंजाइम होता है आपका लाइपेस। और आपका चौथा होता है न्यूक्लियस। सॉरी, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये चार तरह के इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो इनके क्या कार्य होते हैं, ये भोजन में किस तरह से, भोजन के अवयवों पर किस तरह से कार्य करते हैं उसको देख लेते हैं। तो हम लोग अगर बात करें हम लोग इमाइलेस की, तो ये भोजन के स्टार्च पे कार्य करता है। ये भोजन के स्टार्च पे कार्य करता है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। है ना। दूसरा अगर हम बात करें लाइपेस का, ठीक है, तो लाइपेस किस पे क्रिया करता है? तो ये क्या काम करता है? इमलीसीकृत वसा पे, है ना, इस पे ये कार्य करता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? तो वसा अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इन दोनों में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक, उसी तरह अगर आपकी बात करें न्यूक्लियस की, तो ये न्यूक्लिक एसिड पे कार्य करता है। न्यूक्लिक एसिड पे कार्य करता है और ये क्या इसमें कन्वर्ट कर देता है? इसको कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं आंत ग्रंथियों के बारे में। तो देखिए आप छोटी आंत जो देखे थे, छोटी आंत यानी कि सबसे बड़ी जो रचना है हमारे शरीर में, है ना, तो इस लगभग 6 मीटर होती है ना, तो इसके अंदर कई ग्रंथियां पाई जाती है। इनकी दीवारों में कई ग्रंथियां, छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है और इनका स्त्राव आंत रस कहलाता है। इनसे कौन सा रस स्त्रावित होता है? तो आंत रस। तो आंत रस में भी कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और वो भोजन पे भी क्रिया करते हैं। जैसे एंजाइम की बात करें तो पहला एंजाइम हो जाएगा आपका पेप्टाइडेस। पेप्टाइडेस, ठीक है, ये क्या करता है? तो पेप्टोन जो बन रहा था ना, पेप्टोन, तो पेप्टोन पे ये कार्य करके किसमें कन्वर्ट कर देता है? एमिनो अम्ल में। ठीक है, इसको एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। दूसरे बात करें तो उसमें दूसरा बनता है लाइपेस। तो लाइपेस जो कार्य करता है, जो इसमें आप देखे थे ना, ये क्या ये इसमें ग्रहणी में जो आ रहा था लाइपेस, क्या था? आपका इमलीसीकृत वसा जो था, है ना, तो उसमें जो बच जाएगा, यानी कि इसमें बचे हुए इमलीसीकृत वसा का पाचन होता है इसके द्वारा, है ना, वो किस में कन्वर्ट कर देता है? तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल
ग्लिसरॉल में, ठीक है, ग्लिसरॉल। उसी तरह अगर बात करें तीसरा, तीसरा आपका पाए जाने वाला एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, तो इन्वर्टेड्स, सॉरी इसको सही से लिख देते हैं, इन्वर्टेड्स, ठीक है। तो इन्वर्टेड्स क्या करता है, ये सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में, किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सब पाए जाने वाले एंजाइम है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और साथ ही इसमें फ्रक्टो है ना, फ्रक्टोज भी बनता है, फ्रक्टोज भी बनता है, ठीक है। अगला एंजाइम आपका होता है माल्टेस, जो माल्टोस को क्रिया करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, और साथ ही साथ है ना ग्लूकोज में यानी कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ग्लूकोज लिख सकते हैं। ठीक, अगर दूसरा बात करें लैक्टेस, ठीक है, लैक्टेस पाया जाता है ना, जो लैक्टोस को ग्लूकोज ग्लूकोज तथा इसमें ग्लैक्टोस में, ठीक है, ग्लैक्टोस में और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसी तरह इसमें आपको पहले बताया था ना न्यूक्लियस के बारे में, तो उस तरह इसमें भी वो न्यूक्लियस बनता है जो कार्य वही करता है जो पहले आपको बताया था ना, ठीक है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किस पे क्रिया करता है, तो आप देखे थे ना न्यूक्लिक एसिड पे, है ना, न्यूक्लिक एसिड पर कार्य करता था, तो इसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या करते हैं, ये सब जितने भी एंजाइम होते हैं ये उसका पाचन करके अलग अलग अवयव के रूप में उसका पाचन करते हैं, ठीक है। यहाँ तो आप देख लिए ना पेप्टोन का, है ना, इम्लिसिकृत वसा का, ये सब देख रहे हैं ना, सुक्रोज का, माल्टोज का, लेक्टोज का, ये सब इस तरह से इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी ग्रंथि यानी अगर बात करें तो इन्हीं ग्रंथियों की मदद से या फिर यकृत से जो रस आ रहा है ना, जो पीता रहा है, और अग्नाशयी अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस आ रहा है, इन सब की मदद से ही क्या करता है, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। अब आपका इसमें रह गया बड़ी आंत, तो बड़ी आंत को देख लेते हैं आप। तो बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत जो होता है छोटी आंत के आहार नाल के अगले भाग में खुलता है, ठीक है। ये छोटी आंत जहाँ खत्म होती है उसके बाद ये बड़ी आंत रहता है, ठीक है। ये बड़ी आंत जो देख रहे हैं ना, ये वाला लाल वाली जो रचना ये देख रहे हैं, ये बड़ी आंत कहलाता है, ठीक है। तो बड़ी आंत लंबाई में उससे छोटा ही होता है छोटी आंत से, ठीक है ना। तो ये लंबाई में छोटा होता है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो होगी, ये त्रिज्या जो होगी इसकी बड़ी होती है, यानी ये पतला होता है और ये मोटा होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम बड़ी आंत रखा गया है, ठीक है। और बड़ी आंत में खुलता है, ठीक है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है, कोलन में और मलाशय में, ठीक है, कोलन और मलाशय में बटा रहता है, ठीक है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सीकम कहलाती है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ खत्म हो रहा है ना, ये खत्म हो रहा है ये छोटी आंत, और छोटी आंत और इसके जोड़ पर एक नली होती है जिसे क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं, है ना, सीकम कहते हैं। और सीकम के सिर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऐसे देखे होंगे, ऐसे यहाँ पे यहीं पे है, ठीक है। इस तरह की एक रचना होती है जिसे हम लोग अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है। अपेंडिक्स आपका एक अवशेषी अंग है, ठीक है, ये अवशेषी अंग है, इसका कोई कार्य नहीं होता। लेकिन जब इसका साइज होता है आवश्यकता से अधिक जब बढ़ जाता है, तो लोग याद है ना, आप सुने हैं ना कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो क्या होता है, ये अंग जो है ये बाहर जाता है, आवश्यकता से अधिक बड़ा हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको ऑपरेशन करके इसको काट के निकालते हैं, ठीक है। तो ये अवशेषी अंग है, यानी कि इसका कोई कार्य नहीं रहता, आहार नाल में इसका कोई कार्य नहीं है, कार्य तो है लेकिन आहार नाल में इसका कोई कार्य नहीं है। अब देखिए कोलन की बात करें तो कोलन तीन भागों में विभक्त रहता है। पहले भाग को कहते हैं आप ऊपरी गामी कोलन, ऊपरी गामी कोलन। दूसरा जो होता है अनुप्रस्थ कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, ठीक है।
यानी ये बीच वाला भाग होता है। पहला ऊपरी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, और तीसरा जो होता है आपका अधोगामी कोलन, अधोगामी कोलन। ठीक है। अब देखिए जो अधोगामी कोलन है ये रेक्टम में खुलता है, यहाँ देख रहे हैं ना रेक्टम, ये यहाँ पे खुलता है, और रेक्टम जो है अंत में मल द्वार से, यहाँ इसमें नहीं है ना, अब आगे आगे चल के चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, निष्कासन करना, हम लोग शरीर का अपशिष्ट पदार्थ का जो निष्कासन करेंगे, है ना, तो उसमें ये देखेंगे मल द्वार के बारे में आगे। ठीक है। तो मल द्वार में खुलता है, यहाँ से आपको पता चल गया। तो इस तरह से जो भोजन होता है यहाँ से पच के आपके मल द्वार से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ गए। यहाँ से आपको पता चल गया कि जो आपका छोटी आंत का आपका इलियम जो था, है ना, लास्ट वाला जो भाग इलियम था ना, निचला हिस्सा, तो इलियम से जब भोजन कहाँ पहुंचेगा, अपचा भोजन कहाँ पहुंचता है, तो कोलन में जब पहुंचेगा, कोलन कहने का मतलब है कि ये पहला भाग है बड़ी आंत का, तो कोलन में जब पहुंचेगा तो कोलन से होते हुए कहाँ पहुंचता है, रेक्टम में पहुंचता है, और बड़ी आंत के इस भाग से बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल का भी अवशोषण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अतिरिक्त जल का भी अवशोषण हो जाता है, और अंत में अपचा भोजन जो होता है अस्थायी तौर पे रेक्टम में संचित रहता है, और समय समय पे क्या होता है कि मल द्वार से बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया। तो ये आपका ये क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है इसी के साथ। तो अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।